नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर विकास शर्मा और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एलर्जिक राइनाइटिस और अस्थमा और उनका कोरिलेशन यानी कि उनका क्या ताल्लुक है विटामिन डी के लेवल्स के साथ हमारी बॉडी में, इसके ऊपर चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि कैसे विटामिन डी के लेवल्स जब ठीक होते हैं तो हमें एलर्जीज में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है और अस्थमा में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पे मैंने स्टडी की है और उनके बेसिस के ऊपर मैं आपको फर्दर डिटेल बताऊंगा कि कैसे विटामिन डी लेवल्स लो होने से आपको एलर्जीज हो रही हैं और अस्थमा हो रहा है और किस तरह से आप अपने विटामिन डी लेवल्स को ठीक कर सकते हैं और आपकी एलर्जी और अस्थमा में आपको रिलीफ मिल सकता है। तो आइए आगे चर्चा करते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस में विटामिन डी का क्या रोल है। 2017 में एशिया पैसिफिक एलर्जी जर्नल के अंदर छपा ये रिसर्च पेपर बहुत सारी रिसर्चेस को कलेक्ट करके बनाया गया था। ये चाइना की एक बहुत ही मशहूर मेडिकल यूनिवर्सिटी नैनजिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी ने इस रिसर्च पेपर को पब्लिश किया था और जैसे कि मैंने पहले बताया कि बहुत सारे बाकी की रिसर्चेस जो वर्ल्ड में हुई थी पिछले 2-3 डिकेड्स में, उनको कलेक्टिवली उनमें से इंफॉर्मेशन लेके ये पब्लिश किया गया था और इस आर्टिकल का नाम है द रोल ऑफ विटामिन डी इन एलर्जिक राइनाइटिस। और ये पेपर क्लियरली बताता है कि विटामिन डी के लेवल्स जो होते हैं जब वो कम होते हैं तो हमारी एलर्जीज, हमारे एलर्जिक राइनाइटिस यानी कि नाक की एलर्जी जिसमें छींकें आती हैं, नाक में से पानी आता है, आंखों में से पानी आता है, हमारे तालू पे खारिश होती है, इस तरह के जो एलर्जी के सिम्टम्स होते हैं जिसे हम एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं, वहाँ पर विटामिन डी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे जैसे विटामिन डी के लेवल्स कम होते हैं, एलर्जी के ये वाले सिम्टम्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं और इस रिसर्च ने ये देखा कि जो लोगों को एलर्जिक राइनाइटिस थी और एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स थे, उनमें विटामिन डी के लेवल्स काफ़ी लो थे। दोस्तों, विटामिन डी का जो लेवल है वो डायरेक्टली एसोसिएटेड है एलर्जिक राइनाइटिस के साथ। और इस रिसर्च ने एक और चीज़ बताई कि जो हमारे डिफेंस सेल्स होते हैं जब वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं जिसके कारण हमारे एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, तो विटामिन डी उन सेल्स को कंट्रोल करके रखता है, मॉड्यूलेट करके रखता है। तो विटामिन डी का लेवल एलर्जीज को ट्रीट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रिसर्च ने हमें ये बताया। तो रिसर्च क्या कहती है कि विटामिन डी लेने से एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स ठीक हो सकते हैं या कम हो सकते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं कि इसके ऊपर क्या रिसर्चेज हुई हैं। हम दो मेन रिसर्चेज के बारे में बात करेंगे। पहली रिसर्च है जो यूरोपियन रेस्पिरेटरी जर्नल में 2015 में प्रकाशित हुई। इस रिसर्च के अकॉर्डिंगली जिन पेशेंट्स में विटामिन डी के लेवल्स कम थे उनमें एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम बहुत ज़्यादा मिले और उसके साथ सिविरिटी के साथ लिंक थे, यानी कि जिनके लेवल्स काफ़ी कम थे उनको एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम ज़्यादा सिवियर थे। और फिर उन्होंने उसको ट्रीट करने की कोशिश की और ट्रीट कैसे किया कि आधे लोगों को उन्होंने प्लेसिबो पे रखा, प्लेसिबो का मतलब कि प्लेन गोलियां थी, और आधे ग्रुप को उन्होंने विटामिन डी 1000 इंटरनेशनल यूनिट 30 दिन के लिए दिए और उन्होंने देखा कि जिन पेशेंट्स को उन्होंने 1000 इंटरनेशनल यूनिट डेली दिए उस ग्रुप के अंदर देयर वाज अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन दी सिम्टम्स। उसका मतलब यह है कि जिनको विटामिन डी दिया गया उन पेशेंट्स में सिम्टम्स बहुत कम हो गए और उनका एलर्जिक राइनाइटिस काफ़ी बेटर हो गया। और पर जो प्लेसिबो ग्रुप था जिनको विटामिन डी नहीं दिया गया, सिर्फ प्लेन गोलियां दी गई, उनमें सिम्टम्स तकरीबन वैसे ही रहे। सेकेंड रिसर्च पेपर 2016 में प्रकाशित हुआ। ये यूनिवर्सिटी ऑफ लॉर्ड्स जो कि पोलैंड की एक प्रीमियर मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसके पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट यानी बच्चों के डिपार्टमेंट ने इसको ट्रायल किया, विटामिन डी का ट्रायल किया उन बच्चों में जिनको एलर्जिक राइनाइटिस था और विटामिन डी के लेवल्स लो थे। उन्होंने 5 महीने के लिए ट्रायल किया और आधे बच्चों को प्लेसिबो दिया और आधे बच्चों को विटामिन डी 1000 इंटरनेशनल यूनिट डेली दिया। और 5 महीने के बाद उन्होंने देखा कि जिन बच्चों को 1000 इंटरनेशनल यूनिट डेली दिया गया था उनके एलर्जी के सिम्टम्स में बहुत मेजर रिडक्शन था। तो दोस्तों, ये थे दो पेपर जहां पर क्लियरली एविडेंट होता है कि विटामिन डी 1000 इंटरनेशनल यूनिट्स अगर आप एलर्जी के पीरियड में लेते हैं, जब आपको एलर्जी है, तो वो आपको काफ़ी सिग्निफिकेंट रिलीफ दे सकते हैं।
दोस्तों एलर्जिक राइनाइटिस की तरह ही एस्थमा में विटामिन डी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और बहुत सारी स्टडीज़ ये शो करती हैं कि जिन पेशेंट्स में एस्थमा होता है उनमें विटामिन डी लेवल्स काफ़ी लो मिलते हैं। तो दोस्तों ये मानना भी सही है कि विटामिन डी लेवल लो होने से एस्थमा होने के चांसेस बढ़ते हैं और ये भी सही है कि जैसे जैसे विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन दी जाती है वैसे वैसे एस्थमा के सिम्टम्स इम्प्रूव होते हैं और उसकी सिविरिटी रिड्यूस होती है। इस पे भी बहुत सारी रिसर्चेस हैं। एक रिसर्च जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च है वो है यूरोपियन रेस्पिरेटरी जर्नल की और ये 2014 में प्रकाशित है और इस रिसर्च के अकॉर्डिंगली जो ग्रुप जिसको विटामिन डी दिया गया, एक ग्रुप उन्होंने लिया जिसको मेडिसिन्स दी और विटामिन डी नहीं दिया और सेकंड ग्रुप उन्होंने लिया जिसको विटामिन डी दिया और साथ में मेडिसिन्स भी दी और ये ट्रायल पीरियड चला 8 हफ्तों के लिए। उन्होंने विटामिन डी 1000 इंटरनेशनल यूनिट डेली पेशेंट्स को दिया फॉर 8 वीक्स। तो जिस ग्रुप को विटामिन डी दिया जा रहा था और मेडिसिन दी जा रही थी उसमें देयर वर सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स 8 हफ्ते के बाद। इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों जिस ग्रुप में या जिन लोगों को, जिन पेशेंट्स को विटामिन डी दिया जा रहा था मेडिसिन के साथ, उस ग्रुप में जो पेशेंट्स थे उनमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स थी कंपेयर टू पेशेंट जिनको सिर्फ मेडिसिन दी जा रही थी। तो दोस्तों ये थी हमारी चर्चा एस्थमा और विटामिन डी के ऊपर। विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल है एलर्जीज और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए। एस्थमा भी एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। तो दोस्तों आप विटामिन डी ले सकते हैं, पर मेरी सलाह ये रहेगी कि आप अपने डॉक्टर से पहले ज़रूर बात करिए और अपने लेवल ज़रूर चेक कराइए। विटामिन डी की टॉक्सिसिटी होने के चांसेस होते हैं। अगर आपके विटामिन डी लेवल्स ठीक हैं और आप सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दें तो आपको चांसेस हैं कि विटामिन डी की टॉक्सिसिटी और आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो दोस्तों मेरी सलाह ये रहेगी कि पहले आप अपना विटामिन डी लेवल चेक कराइए। अगर आपका विटामिन डी लेवल लो है तो आप अपने फिजिशियन से बात करके विटामिन डी स्टार्ट करिए। तो दोस्तों ये थी हमारी चर्चा विटामिन डी और एलर्जीज और एस्थमा के ऊपर। तो अगले वीडियो तक के लिए दोस्तों नमस्कार।